आज हम लोग देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये इस प्रकार से है, बोल रहा है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें कि आखिर रूसी क्रांति था तो क्या, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण हैं। कारण बहुत सारे हैं, तो निम्नलिखित कारण कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहला जो कारण है अयोग्य यानी अकुशल शासन, यानी कि योग्य नहीं अयोग्य। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं कि रूस में सरकार अयोग्य और निरंकुश थी। रूस में जो सरकार थी अयोग्य यानी कि किसी योग्य नहीं था, और निरंकुश यानी कि अंकुश जनता लगा नहीं सकता है। उसके जितने भी कर्मचारी थे वे बिना किसी योग्यता के आधार पर नियुक्त थे। जैसे भले ही पढ़ा लिखा ना ही रहे, लेकिन फिर भी उनको मतलब बढ़िया बढ़िया पद पे उनको रख दिया गया था। कुछ भी आवे कि ना आवे उनका पगार भी देना बहुत ज़रूरी था। दूसरका की अगर बात करा जाए तो यहाँ पे है कि जार की निरंकुशता। जार की निरंकुशता यानी कि जार निरंकुश था तो किस प्रकार से था, तो देखिए यूरोप में राजतंत्र की शक्ति को कम कर दिया गया था। ठीक है, यूरोप में राजतंत्र की जो शक्ति था उसको कम कर दिया गया था, लेकिन रूस के जार अपनी शक्ति को कम करने को तैयार नहीं था। उसे आम जनता की कोई चिंता नहीं थी। इसके कारण जनता के जो हालत था बद से बदतर हो गया। यानी कि कहने का मतलब है रूसी जो राजा था, जार था, उसका मानना मतलब जनता के साथ कुछ भी हो उससे उसको कोई मतलब नहीं था। बस वही का नाम था कि अपना काम बनता और भाड़ में जय जनता, तो वही हिसाब था। तो अब अगला देखते हैं कारण। तो अगला कारण था कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति, आखिर कृषक के जो किसान लोग थे उन्हीं के हालत कैसा था। तो देखिए रूस में जनसंख्या का जितना रूस में जनसंख्या था उस जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे। माने जितना जनसंख्या था ओकरा में अधिक ज़्यादा जनसंख्या वाले जो लोग थे किसान ही थे, लेकिन उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। यानी कि स्थिति खराब था। जनसंख्या में बहुत ज़्यादा थे लेकिन स्थिति उन्हीं के बहुत खराब था, क्योंकि उनके जो खेत होते थे बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी भी नहीं था और करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के अलावा कोई चारा नहीं था। अब देखिए कहने का मतलब है कि किसानों की संख्या बहुत थी, ठीक है, और उन्हीं की स्थिति एकदम दयनीय थी। दयनीय यानी खराब थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हीं के पास ना जो खेत होते थे बहुत छोटे छोटे होते थे, और ओकरों में था कि पुराने ढंग से खेती करते थे, और साथ ही साथ उनके लिए जो खेती होता है खेती करने के लिए पूंजी भी नहीं था, यानी पैसा भी नहीं था, और साथ साथ कर यानी टैक्स के बोझ से भी दबे हुए थे। तो ऐसे में किसान सोचे कि अब क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अगला जो है रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति, अब ये क्या है इसके समझते हैं। तो रूस के जार वहाँ रहने वाले लोगों पर चाहे वे कोई दूसरी भाषा या कोई दूसरी रस्म रिवाज ही क्यों न मानता हो, लेकिन उन्हें राजा के कहे अनुसार भाषा रस्म रिवाज को जबरदस्ती मानने के लिए विवश कर दिया गया, जिसके कारण 1863 ईस्वी में और जो पोलो धर्म के जो लोग थे पोलो ने विद्रोह कर दिया। जैसे हुआ क्या कि रूसी सरकार जो था, जो राजा था रूस के, उसका का नाम था कि देखिए यहाँ पे चाहे कौनो आदमी रहिए, ठीक है, लेकिन भाषा बोलना पड़ेगा, रूस के भाषा बोलना पड़ेगा, ठीक है, रस्म रिवाज जो भी है रूस के ही मानना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब जैसे हुआ क्या कि अब जनता मतलब जो जनता थे तंग आ गए। तो 1863 ईस्वी में पोलो ने विद्रोह कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगला देखिए, अगला जो कारण था वो ये औद्योगिक क्रांति की समस्या, औद्योगिकीकरण की समस्या। अब ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है रूसी औद्योगिकरण में बहुत पिछड़ा था। औद्योगिकरण का मतलब मशीनीकरण, तो मशीन के क्षेत्र में बहुत रूस पिछड़ा था, क्योंकि यहाँ कुछ ही स्थानों पर उद्योग लगे थे। जो रूस में, तो रूस इसलिए पिछड़ा था क्योंकि रूस में बहुत कम स्थान पर क्या लगल था, मैंने वहाँ पे फैक्ट्रीज लगल था। चूँकि यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का भी अभाव था, यानी कि राष्ट्र के में जो पैसा होता है, पूंजी होता है, वो भी मतलब नहीं था, कमी था। इसलिए विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण कर रहे थे, जिससे जनता खुश नहीं थी। अब हुआ क्या, देखिए रूस के अपना कोनो मशीन नहीं था, इसके वजह से जो दूसर देश से यहाँ पे मशीन आता था तो उन्हें बढ़ा चढ़ा के पैसा लेते थे, जिससे जनता खुश नहीं थी कि भाई अपन देश की अगर मशीन रहता तो कम से कम इतना महंगा तो नहीं सामान मिलता। तो इसीलिए जनता खुश नहीं थी, तो इसके वजह से क्रांति होना तय था, और क्रांति होकर ही रहा। अब देखिए अगर बात करा जाए अगला क्वेश्चन के, तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति क्या है। नई आर्थिक नीति क्या है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 1920-21 में उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई थी। जैसे लेनिन जो था वो कुछ मतलब नियम लगाया था, इसके वजह से गिरावट आ गया था। देखा कि किसान खुश नहीं है, गिरावट आई, जिससे जगह जगह पर भूखमरी व्याप्त हो गई। इसको ध्यान में रखते हुए लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा कर दिया। अब जैसे देखा कि भाई उत्पादन के क्षेत्र में गिरावट आ रहा है, तब जनता को खुश करना होगा। जनता खुश नहीं रहेगी तो ये सब काम भड़क जाएगा, क्योंकि सब काम तो जनता के लिए ही आखिर लेनिन किया था ना। तो आखिर नई आर्थिक नीति जो था उसमें निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। कौन कौन बात था, इसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको जानिए। तो देखिए यहाँ पे किसानों से अनाज के बदले एक निश्चित कर लगा दिया गया, और बचे हुए अनाज का इस्तेमाल किसान मनचाहा कर सकते थे। जैसे देखिए लेनिन क्या किया कि नियम लगा, नई आर्थिक नीति, ठीक है। तो ये जो था कहा ना कि देखिए भाई किसान भाई अनाज न दे करके आप ओकर बदला में आप पैसा दे दीजिए, ठीक है, कर दे दीजिए, और जितना बचेगा आपके पास अनाज ओकर आप चाहे तो बेचिए, चाहे तो रखिए, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, यानी अपना हिसाब से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला कारण ये था, मतलब पहला नीति ये था। दूसरा का था कि जमीन तो राज्य की ही है, जमीन तो राज्य की है, फिर भी उपयोग के लिए किसान को दे दिया गया। जैसे देखिए जमीन जो था, जमीन पर नियंत्रण रहेगा सरकार के, लेकिन आखिर सरकार तो खेती नहीं करेगी, तो उस जो खेत है जनता को दे दिया गया, किसान को दे दिया है कि आप लोग भाई खेती करिए, उसके बदले में हमको टैक्स दे दीजिएगा। तीसरा का था, कहा गया कि देखिए भाई 20 से कम या फिर 20 कर्मचारियों को रहकर उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाया जा सकता है। कहा गया कि देखिए अगर आपके पास 20 गो मजदूर हैं तो आप अपने से मतलब आप मालिक बन जाइएगा, और आप एक कंपनी खोल के चला सकते हैं, ऐसा अधिकार एकरा में दे दिया गया। अब देखिए चौथा जो था, उद्योगों को विकेंद्रीकरण कर दिया तथा विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर रखा गया। यानी कहने का मतलब देखिए उद्योगों को विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण क्या है, यानी केंद्र के जो संरक्षण में था, केंद्र से विकेंद्र यानी कि टूट गया, यानी कि अब केंद्र के सरकार मतलब केंद्र के देख रेख में ये नहीं रहेगा, यानी कि सरकार की देख रेख में नहीं रहेगा, तो उद्योग को विकेंद्रित कर दिया गया, करण कर दिया है, तथा विदेशी पूंजी को सीमित। कहा कि देखिए भाई विदेशी पूंजी जो होगा वह सीमित रहेगा, लिमिट लगाया जाए कि भाई इतने तक आप काम कर सकते हैं, एक से बेसी नहीं। और अगला जो था एक में बात, प्रमुख बात वो ये था कि बहुत सारे बैंक
भी खोले गए। वहाँ पे आर्थिक नीति जो यहाँ पे लिखा गया, एकरा में बताया गया कि आखिर क्या क्या हुआ। तो पहले तो समझाया किसानों को अनाज के बदले टैक्स लग गया और बाकी ये जितना चाहे अनाज को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा में था कि जमीन राज्य के ही रहेगा, लेकिन जमीन का उपयोग किसान कर सकते हैं। तीसरा था कि 20 से या फिर 20 कर्मचारियों को रह करके आप एक नया फैक्ट्री अपने मालिक के रूप में चला सकते हैं। और इसके बाद अगला ये था कि उद्योग जितना था विकेंद्रीकरण, यानी कि अब केंद्र के देखरेख में नहीं रहेगा, व्यक्तिगत जनता भी इसको कर सकता है। 20 गो के अलावे, मतलब 20 गो से कम रहेगा ना तो हो सकता है। और बहुत सारे बैंक भी खोले गए थे। अब अगर बात करें तीसरा क्वेश्चन तो कि रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, यानी कि आखिर रूसी क्रांति हुआ तो कैसा कैसा प्रभाव पड़ा इसके बारे में बताइए। ठीक है, क्या कि कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, फिर कोई भी काम होता है तो उस पर चाहे तो बुरा प्रभाव पड़ता है या फिर अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कहेंगे रूसी क्रांति 1917, जो रूसी क्रांति यहाँ पे हुआ था 1917 ईस्वी में हुई थी, जिसका प्रभाव निम्न प्रकार से है। देखिए 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति यानी रूसी क्रांति हुआ था, तो इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा वो निम्न रूप से यहाँ पे दिखाया गया है। अगर पहला के बात करें तो पहला कहा गया कि रूसी क्रांति होने से रूस में जो प्रभाव पड़ा वो इस प्रकार से है कि रूसी क्रांति होने से रूस में सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हो गई। इससे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। यानी कि देखिए पहले बुजुर्गा वर्ग वहाँ पे था, यानी कि पूंजीपति वर्ग के शासन चलता था, और अब यहाँ पे क्या हो गया, सर्वहारा वर्ग, जिसमें किसान, मजदूर और आम जनता आते हैं। तो इन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, जिससे सिर्फ रूस में बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। यानी कि आदमी के लगा कि भैया अब हम लोग अगर लड़ेंगे, क्रांति करेंगे तो हम लोग को सफलता मिलेगा। दूसरे का प्रभाव ये था कि रूसी क्रांति के बाद विचारधारा के आधार पर विश्व 2 भागों में बट गया। जो रूसी क्रांति जो हुआ उसके बाद जो विश्व जो 2 भागों में बट गया। भाई पहला भाग कौन है, तो पहला साम्यवादी विश्व, इसके बाद है पूंजीवादी विश्व। देखिए विश्व 2 भागों में बट गया, किसके आधार पर, तो रूसी क्रांति के बाद विचारधारा था उसके आधार पर, क्योंकि 2 गुट में हो गया, यानी कि एगो गरीब और एगो अमीर। ठीक है, तो 2 भागों में, पहला को कहते हैं साम्यवादी विश्व, दूसरा को पूंजीवादी विश्व में बट गया। इतना ही नहीं, इसके बाद यूरोप भी 2 भागों में बट गया। सिर्फ विश्व ही नहीं, यूरोप भी 2 भागों में बट गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। अगर बात करें तीसरे का कारण के प्रभाव के, तो वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी जो विश्व था, यानी कहने का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी विश्व। देखिए एगो पूंजीवादी विश्व था, एगो साम्यवादी। तो साम्यवादी विश्व का मतलब हुआ सोवियत रूस, पूंजीवादी विश्व का मतलब क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका, और साम्यवादी हुआ सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच में जब युद्ध होने लगा तो यही कहलाता है कुछ शीत युद्ध कहा जाता है, यानी कि शीत युद्ध छिड़ गया। अब चौथा प्रभाव था कि रूसी क्रांति के बाद आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रूस में एक नया आर्थिक मॉडल तैयार किया गया, जिसको बाद में पूंजीवादी देशों ने भी इस मॉडल को अपना लिया। कहने का मतलब कि देखिए रूस में
क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यहाँ पे एक नई आर्थिक मॉडल यानी नई आर्थिक जो नीति था वो बनाया गया, जिसको बाद में, पहले तो नहीं लेकिन बाद में पूंजीवादी देश यानी अमेरिका भी इस मॉडल को अपना लिया और कहा कि नहीं, ज़बरदस्त तरीका है, इसको हम अपन देश में भी इसको लागू करेंगे, और वैसा ही किया। पांचवा जो प्रभाव था तो वे इस प्रकार से, तो रूसी क्रांति के सफलता के बाद न सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया और अफ्रीका में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों को बढ़ावा मिला। जब यहाँ पे रूसी क्रांति हुआ तो सफलता जब मिल गया, तो रूसी क्रांति के बाद न सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया और अफ्रीका में होने वाले जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसको भी बढ़ावा मिला। बढ़ चढ़ के लोग भाग लेने लगे कि नहीं, लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़िएगा तभी आगे बढ़िएगा, और सच में वैसा ही हुआ। इसी का परिणाम है कि भारत हमारा जो देश है वो तभी आज़ाद हुआ था। क्रांति की आग सीने में जल रही थी इसके वजह से। अब छठा की अगर बात करा जाए तो रूसी क्रांति के बाद महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हुआ तथा मजदूरों को भी काम के अनुसार वेतन दिए जाने लगा। यानी कि रूसी क्रांति के प्रभाव ये भी है कि महिलाओं को समान अधिकार यानी कि महिला पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाने लगा तथा मजदूर जितना काम किए, जैसा काम वैसा दाम, जिस हिसाब से उन्हें काम करते थे वही अनुसार से उन्हीं के वेतन भी दिया जाने लगा। अगर बात करें चौथा क्वेश्चन के तो देखिए इस प्रकार से है, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स का तो बहुत ही योगदान है, तो वही करें कि कार्ल मार्क्स आखिर कौन थे और इनका सिद्धांत क्या था, नियम क्या था, तो इसको समझते हैं। तो देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। कहाँ भाई, तो जर्मनी में। कहाँ, जर्मनी में एक जगह है राइन प्रांत, जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर एगो जगह है, ट्रियर में यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। अगर बात करा जाए तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, तो 5 मई 1818। 5 मई 1818 कहाँ हुआ, किस देश में, तो जर्मनी में। तो जर्मनी के कौन से प्रांत में, तो राइन प्रांत में। राइन प्रांत के कहाँ, तो ट्रियर में। ठीक है, किस परिवार में भाई, तो यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो हेनरिक मार्क्स था। ठीक है, जो एक वकील थे, इनके जो पिता हेनरिक मार्क्स थे वो क्या थे, पेशे से वकील थे। मार्क्स ने बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र और इतिहास का अध्ययन किया। जो मार्क्स थे वो क्या किए कि बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र और इतिहास का अध्ययन ये किए थे। कार्ल मार्क्स जो था हीगेल के विचारों से प्रभावित था। कार्ल मार्क्स हीगेल जो दार्शनिक था भारत का, अगर बात करा जाए भारत के दार्शनिक है और ऐसे तो मैंने यूरोप के है, तो हीगेल के विचारों से प्रभावित है। हीगेल बहुत बढ़िया थे, क्योंकि देखे थे आप काउंट कावर में इनका विचार से प्रभावित जो गैरीवाल्डी था वो भी प्रभावित था। तो 1843 ईस्वी में उसने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिया। 1843 ईस्वी में इनका विवाह हुआ केकरा से भाई, तो बचपने के दोस्त मित्र कह लीजिए जिनका नाम था जेनी से विवाह हुआ। इसके बाद मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर, किसके साथ, एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी कर दिया। साम्यवादी घोषणा पत्र जारी कर दिया जिसे आधुनिक समाज का जनक भी कहा जाता है। यानी साम्यवादी जो घोषणा पत्र था उसको क्या कहा जाता है अभी, तो समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। तथा इसने मार्क्स ने 1867 ईस्वी में
दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया, जिसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। यानी कि मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो 5 मई 1818। कहाँ? तो जर्मनी में। किस प्रांत में? राइन प्रांत में। कहाँ? तो ट्रियर में। किस परिवार में? तो यहूदी परिवार में। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। क्या थे? तो वकील थे। मार्क्स ने कहाँ से दर्शन शास्त्र और इतिहास में अध्ययन किया? तो बर्लिन विश्वविद्यालय से। क्या किया? तो दर्शन शास्त्र और इतिहास का अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स किसके विचारों को मानते थे? तो हेगेल के विचारों को कौन मानता था? तो कार्ल मार्क्स। 1800 इनका जो विवाह था कब हुआ? तो 1843 में। किससे हुआ? तो जेनी कौन थी? तो बचपन के मित्र थी। तो अब देखिए मार्क्स ने किसके साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र का जारी किया? तो एंगेल्स के साथ मिलकर क्या किया? तो साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। साम्यवादी घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। अब देखिए 1867 ईस्वी में। कब? तो 1817 ईस्वी में क्या हुआ? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसको कहा जाता है? तो दास कैपिटल क्या है? तो मार्क्स द्वारा लिखा गया पुस्तक। कब लिखा गया? तो 1867 ईस्वी में लिखा गया था। अब देखिए अगर बात करें सिद्धांत के, तो देखिए मार्क्स के सिद्धांत कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा का है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा का है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। चौथा अगर पांचवा है देखा जाए तो राज्यहीन एवं वर्गहीन का डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि संसार का आधार जो है भौतिक तत्व या पदार्थ है। अगर आधार के बात करें तो जो भौतिक तत्व होता है यानी पदार्थ होता है वही है भौतिक तत्व या फिर पदार्थ है, जो अपने अंदर जो अतिरिक्त स्वभाव होता है उसके द्वारा विकसित होकर विभिन्न रूप ले लेती है। ठीक है, इस सब को अगर बात करा जाए तो सब तो एक ही तत्व से बने हैं, सब तो एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन अब आदमी के स्वभाव निर्भर करता है कि कैसा स्वभाव है। तो स्वभाव के अनुसार क्या होता है? विभिन्न रूप ले लेते हैं। और यह भी कहा था कि सभी मजदूरों तथा कारीगरों एक हो जाओ और पूंजीवाद को नष्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए गरीबी और अभाव के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि कार्ल मार्क्स कहे कि देखिए भाई, मजदूर के कहा गया और कारीगर जो थे उन लोग के कहा गया कि देखिए अभी अगर नहीं एकजुट हुए तो फिर कभी भी नहीं होइएगा, इसलिए अभी हो जाइए एकजुट और पूंजीवादी को कर दीजिए जड़ से खत्म। क्योंकि अगर आप लोग देखिए ऐसे ही मर रहे हैं वैसे ही मर बे करिएगा, तो क्योंकि आपके पास खोने के लिए क्या है? हाँ, ये क्या है कि आपको डर है कि भाई हम खो देंगे। तो आपके पास खोने के लिए सिर्फ यही है कि गरीबी है और अभाव है, इसके अलावा कुछ हो नहीं। इसलिए आपको लड़ना ज़रूरी है, आप लड़िए। अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 5वां, जो इस प्रकार से यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। तो देखिए यूटोपियन समाजवादी आखिर क्या था, तो इसको हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो यूटोपियन को स्वप्नदर्शी भी कहा जाता है, यानी कि सपना में देख, यानी कि सपना को देख करके सच करने का साहस रखते थे। यूटोपियन यानी स्वप्नदर्शी जो थे समाजवादी में एक फ्रांसीसी विचारक, ऐसे तो फ्रांसीसी ही थे मतलब अधिकतर यूटोपियन में, तो फ्रांसीसी विचारक जिनका नाम था सेंट साइमन। क्या नाम था? सेंट साइमन का मानना था कि देखिए राज्य एवं समाज को इस तरह से संगठित करना चाहिए कि लोग
एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। जैसे देखिए, कहना और करना तो बहुत ही आसान होता है, इसलिए मतलब कहे सेंट साइमन कहे कि देखिए भाई, राज्य एवं समाज में जितना भी लोग रहते हैं मिलजुल के रहिए, ठीक है, और मिलजुल के एक दूसरे को शोषण मत करिए, सताइए नहीं, आराम से मिलजुल के रहिए, और जितना भी प्रकृति में भगवान जी फ्री में दिए हैं उसका सभी को उपयोग बराबर रूप से करेंगे, ठीक है। ये कहा नाम था कि सेंट साइमन का। साइमन ने एक नारा भी दिया था जिसका नाम था ऐसे, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार, प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, जिसे समाजवाद का मूलभूत नारा भी कहा जाता है। जो ये था दिए थे सेंट साइमन जो दिए थे, यही नारा आगे चलकर समाजवाद का मूलभूत नारा भी कहा जाता है। चार्ल्स फॉरियर का मानना था कि देखिए, श्रमिकों को छोटे नगर या कस्बों में काम करना चाहिए। जो श्रमिक है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हीं के लिए स्पेशल एगो गांव शहर बनाइए, छोटे छोटे शहर बनाइए, छोटे छोटे नगर बनाइए, उसी में उन लोग काम करेंगे, जो कि ये असफल रहे, ठीक है। अब रॉबर्ट ओवन एक वाउ थे, तो रॉबर्ट ओवन एक बिजनेसमैन थे हालांकि, तो इन लोग ने ये प्रयोग करके देखते हैं। इन्होंने कहा कि यदि मालिक को ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो मजदूरों को अच्छी वेतन शुरू करें, देना मतलब शुरू करें। यदि ऐसा हुआ तो मजदूर काम को काम समझकर करेंगे, न कि बोझ समझेंगे। यानी कहा जा सकता है कि यूटोपियन समाजवादी क्रांति के बदले शांतिपूर्ण बदलाव में विश्वास रखते थे। यानी कहने का मतलब, जो चार्ल्स फॉरियर तो कह के निकल गए, ये कहें कि देखिए भाई, जितना जो श्रमिक हैं उन्हीं के छोटे छोटे नगर दे दीजिए, आराम से उन्हीं ओकरे में काम करते रहेंगे। रॉबर्ट ओवन कहे कि देखिए, अगर मालिक सोचते हैं कि हमनी के फायदा तनी बढ़ चढ़ के बेसी होवे, तो मजदूर को पैसा ज़्यादा देना चाहिए, मतलब जितना उन्हीं कमा रहे हो उतना दीजिए, और थोड़ा बहुत कभी कभी बीच बीच में गिफ्ट दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए, ताकि उन्हीं के साहस बढ़े, और उन्हीं काम को काम नहीं समझेंगे, एकदम मजाक समझेंगे, एकदम सीरियसली होकर काम करेंगे, अपना काम ऐसा समझेंगे, ना कि बोझा ना समझेंगे, और आराम से एकदम बहुत बढ़िया से फायदा होगा। यानी कि कहा जा सकता है कि जो यूटोपियन समाजवादी लोग थे, उन्हें कहते थे कि लड़िए नहीं, क्रांति मत करिए भाई, शांति पूर्वक एकदम बदलाव लाइए, एकदम यही मज़ा आ जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो से बहुते कुछ समझ में आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और यदि आप PDF चाहते हैं, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, यही अगर PDF आप लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। आप अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, और वहाँ से आप ले लीजिए नंबर और मैसेज करिए, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।